उनको अरेस्ट भी कर लिया गया क्योंकि उनकी फिल्म के दौरान एक स्टैम्पीड हुआ था, भगदड़ मची और उसके आरोप में उनको अरेस्ट कर लिया। हालांकि अब हाईकोर्ट ने बेल दे दिया है। हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट बीइंग एन एक्टर? अब आपकी फिल्म मान लीजिए कहीं चलती है और हाउसफुल होती है और वहां कोई इस तरह की घटना हो जाए, देखिए तो एक्टर को अरेस्ट कर लेना इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन मैं तो यही कहूंगी, आई एम वेरी बिग सपोर्टर ऑफ अल्लू अर्जुन जी, बट हैविंग सेड दैट एक तरह का आप अगर उदाहरण भी सेट करते हैं लोगों के लिए, लाइक यू सेड ही हैज गॉट द बेल, but just because we are high profile people, that doesn't mean we should not have no consequences. People's life is very precious, और वो चाहे smoking ads हो, चाहे वो अगर एक जगह इतनी भीड़ है, so but I think they were present in that event. Yeah, they were so present. Yes, they were present just to have some sort of चाहे वो फायर इमरजेंसीज हो या चाहे वो सफोकेशन को लेकर हो। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये अभी जो अल्लू अर्जुन का जो प्रीमियर हुआ था उनकी नई फिल्म पुष्पा 2 का, तो उसमें स्टैम्पीड हो गया और एक आदमी की मौत हो गई, तो इस पे एफआईआर लिखा गया था और अरेस्ट वारंट भी जारी हो गया। तो अल्लू अर्जुन को दिक्कत हो गई और पूरी खबर कल चलती रही दिन भर सोशल मीडिया पर। तो फाइनली उनको तेलंगाना हाई कोर्ट ने बेल दिलवा दिया, तो उनको जेल नहीं जाना पड़ा, वरना जेल की हवा खानी पड़ती। तो इसमें जो स्टैम्पीड हुआ तो उसकी क्या होता है कि वजह तो खैर अल्लू अर्जुन थे, उनको देखने के लिए लोग टूटे पड़ रहे थे, लेकिन जो ऐसी जो स्थितियां होती हैं, जैसे कोई भी चीज ऑर्गेनाइज होता है कोई बड़े स्केल पर, तो वहां पर बंदोबस्ती की जाती है पुलिस की, और पुलिस उस हिसाब से अपने लोगों को तैनात करती है कि ऐसी कोई स्थिति ना आ जाए, कंट्रोल किया जाए भीड़ को। तो भीड़ कंट्रोल जो है पुलिस का एक बड़ा काम है, वो मुस्तैद भी होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है। तो अल्लू अर्जुन के ऊपर तो एफआईआर लिखा गया, उनको तो जेल जाने की नौबत आ गई। लेकिन अभी 4-5 महीने पहले यहाँ हाथरस में वो जो एक भोले बाबा थे ना, तो वो अपना ऐसे उनका सभा होता था और सभा में लाखों भीड़ आ जाती थी। तो उसमें बाबा जो है वो कुछ दर्शन दिए और उसके बाद में वो निकल लिए, और जनता जो है उनके पैर छूते थे, तो पैर छूने के लिए उसके पीछे भागी, और वहां पर जगह नहीं थी और वहां पे रोड के उधर नहीं थी, तो वहां पे खाई जैसी थी रोड के पास में, वहां पे जगह ही नहीं। लोग जो है फिर पीछे से धक्का मार रहे हैं, अब धक्का मार रहे तो सामने वाला आदमी गिर गया, उसके धक्का चलते जा रहा है, तो कुछ नहीं तो 125 लोग मर गए, लेकिन बाबा पे कोई एफआईआर नहीं लिखा गया। तो बाबा तो ही जिम्मेदार था ना कि वो सभा करवाया और इतने लोगों की मौत हो गई। तो उसमें अब चूंकि बाबा है तो इसीलिए वो बच गया। तो सवाल ये है कि वो तो बाबा जिम्मेदार था ना, लेकिन एफआईआर लिखा गया जो ऑर्गेनाइज जो उसके मैनेजर या दूसरे छोटे भैया लोग, बाबा को कुछ नहीं हुआ, आज भी कुछ नहीं हुआ। तो खैर ये टॉपिक जो है यहाँ पे इससे मतलब कि डिस्कस करने का फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ऐसे बाबा जैसे लोग ऐसे छूट जाते हैं, उनको संरक्षण प्राप्त होता है, पुलिस इसलिए कुछ नहीं कर सकती है, अब बल्कि पुलिस के लोग ही जो है वो बाबा के आगे नतमस्तक रहेंगे। और दूसरी चीज जो है, एक कंगना का इंटरव्यू अभी हुआ, तो उसमें उनसे पूछा गया है कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, बताइए कौन, तो बता नहीं पाए। एक और मौका देंगे आपको। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। धर्म ने धर्म संकट में डाल दिया आपको। चलिए इसको मिस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बता देते हैं। तो बताइए कि मोदी जी के क्या क्वालिफिकेशन है। वो पहले तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर के लायक थे, अगर उनको बैठा दिया गया था तो क्या हासिल किया गुजरात के लिए, 12 साल रहे वो, और उसके बाद मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए।
तो 10 साल में क्या हासिल किया? अब मान लीजिए कि भाई वो चुन चुन के आ जाते हैं लोग, तो चुन के तो पूरे देश में ही चुनाव होते हैं तो लोग आते रहते हैं। तो उसके बाद में लेकिन आ तो गए, अब उसके बाद में फिर आपको परफॉर्म करना होता है। तो उसमें आप बताइए कि मोदी जी को कितना नंबर मिलना चाहिए। तो जो 10 साल मोदी जी के हैं तो उसमें देखिए देश कहाँ से कहाँ पहुंच गया कि हंगर इंडेक्स, उसमें भुखमरी जो होता है, भुखमरी में देश जो है पहले 55 नंबर पे था, अब 110 नंबर पे आ गया। गरीब से गरीब देश जो है वो भारत से ऊपर है। तो मोदी जी ने ये कारनामा किया। उसके बाद में आप ये देख लीजिए कि उधारी जो पहले 55 लाख करोड़ रुपया उधारी था देश के ऊपर में, जो मतलब 70 साल, और उसके बाद में मोदी जी ने 10 साल में ये उधारी 200 लाख करोड़ के ऊपर पहुंचा दी। तो ये इतना उधारी लेने की क्या जरूरत पड़ गई मोदी जी को? और दूसरा सवाल है कि अब कौन चुकाएगा इसको, क्योंकि ये बहुत भारी हो गया है। और ये वर्ल्ड बैंक ने भी चेतावनी दी कि इतना ज्यादा बोझ भारत पे पड़ गया है, इनकी जीडीपी जो है उसके हिसाब मुकाबले बहुत बड़ा है ये, तो इसका असर जो है वो ये भविष्य में बहुत बुरा पड़ने वाला है। और इसके अलावा मोदी जी के जो कारनामे हैं, तो ये जो हिंदू मुसलमान देख लीजिए, तो जो यूनाइटेड नेशंस देख लीजिए, चाहे अमेरिका देख लीजिए, चाहे यूरोपियन देश देख लीजिए, हर रोज उनके यहाँ से प्रताड़ना आती है कि भारत में जो माइनॉरिटीज को प्रताड़ित किया जाता है। और उसकी हकीकत भी आप देख लीजिए, कुछ ना कुछ मतलब कि ये खुद जो बड़े नेता हैं, खुद मोदी जी हैं, और उनके नेता मंत्री, या उसके बाद में जो भगवा पहन के जो फर्जी बाबा बन जाते हैं, तो वो दिन रात आग उगलते रहते हैं मुसलमानों के खिलाफ। मोदी जी खुद चुनाव में मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुसलमान को दे देंगे, कांग्रेस आएगी तो भैंस हाथ पर खोल के ले जाएगी, मुसलमानों को दे देगी। मोदी जी बोले थे ना अभी लोकसभा चुनाव में है। तो ये सब क्या है? क्यों मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का आप जहर बोल रहे हैं? खुद प्रधानमंत्री हो गए, इतने बड़े सब देश के सबसे बड़े पद पे बैठे हुए, और उसके बाद में फिर इनके जब मोदी जी पूरा खुली छूट दे के रखे हैं, खुद ये सब काम करते हैं, तो छूट भैया तो करेंगे ही। तो मुसलमानों के खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ मतलब कि आता रहता है, बयान आता है नेताओं का, उसके बाद में घटनाएं भी होती हैं। तो मॉब लिंचिंग भी मुसलमानों के खिलाफ होता है कि बीफ खा रहा था तो बीफ पकड़ा में आया। तो ये पहली बात तो बीफ वाला जो मामला है, इसमें खुद जो भाजपा के जो है, जो अब जैसे गोवा है, गोवा में तो खुद बीजेपी की सरकार है और बीफ खिला रही है, अच्छा क्वालिटी का बीफ खिला रही है, खुद बीजेपी मैनिफेस्टो में लेके आती है। केरल में भी लेके आई थी कि जीतेंगे तो बढ़िया बीफ खिलाएंगे, और उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो इनके नेता लोग बीफ खाते हैं और प्रचार भी करते हैं। तो ये ऐसा कैसे? वहां की गाय गाय नहीं है, और पूरे देश में ये कोई अगर गाय को कोई मार दिया तो आप ये आदमी को ही मार दोगे? आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। और अगर कानून बनाए तो कानून के हिसाब से न्याय होगा। ये कैसे कि आप कोई भी आके या उसको किसी को भी मार दो। बाद में तो खैर मालूम चला कि किसी का बीफ के यहाँ मिला ही नहीं है, चाहे अखलाक हो, चाहे कोई दूसरे और भी जो लोग मारे गए अभी तक मॉब लिंचिंग के नाम पे, प्रताड़ित किया गया मुसलमानों को। मतलब ये तो मार दिए गए लोग मॉब लिंचिंग में, और बाकी मुसलमानों को नहीं प्रताड़ित किया जाता है। हर समय वो बीफ लेके जा रहा था तो ये कर रहा था, तो मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते रहते हैं। और फिर दंगे भी होते हैं। अब संभल में मस्जिद के नाम पे, मस्जिद खोदने के नाम पर जिस तरीके की बात चल रही है पूरे देश में, मुसलमानों के खिलाफ ही साजिश है ना। हर जगह मस्जिद के नीचे मंदिर है बताते हैं। अब पूरे देश में ये सब कोर्ट में पहुंच गए कि भाई उसका सर्वे कराओ, खुदाई कराओ।
यही सब चल रहा है देश में। और ये इसके अगुआ मोदी जी हैं। तो मुसलमानों के खिलाफ ये देखिए किस तरह से, मतलब कि ये तो बहुत खराब चीज है। अपने देश के लोगों के खिलाफ इस तरह का बात मोदी जी करते हैं और करवाते हैं। उसके अलावा देख लीजिए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब तो भूल जाइए। पहले तो रोजगार और महंगाई की बात कर लीजिए, इतना ज्यादा चढ़ा पड़ा है। तो बेरोजगारी क्यों है? मोदी जी की वजह से है, क्योंकि मोदी जी रोजगार सृजन करने का कोई काम नहीं करते हैं। जो पब्लिक सेक्टर जो इतने पहले के बने थे वो सब बेचते जा रहे हैं। तो रोजगार की भारी किल्लत है। जो युवा है वो बेचारे घूम रहे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिलते। उसके अलावा महंगाई देख लीजिए तो भी मोदी जी की वजह से। वो महंगाई की दो वजह है। एक वजह है कि मोदी का जब मालूम चला इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कैम से कि मोदी हर जगह चंदा लेते हैं, हर किसी से चंदा लेते हैं, मतलब कट लेना ही लेना, बिना कट लिए कुछ देश में काम हो ही नहीं सकता। तो जो भी धंधे पानी लोग करते हैं तो उस समय वो हफ्ता देना पड़ेगा आपको मोदी जी को। तो अगर कोई हफ्ता देगा तो उसको तो फिर अपना वसूलना पड़ेगा ना, नहीं तो धंधा कैसे चलेगा उसका। तो वो सामान का दाम बढ़ाना पड़ेगा उसको, और दूसरे क्वालिटी घटानी पड़ेगी या फिर कोई और तरीके से पैसा तो आपको उसको निकालना है। तो या तो भी सरकार का ये तो ठेका है, तो ठेका जैसे कि 100 करोड़ का होगा, उसमें से कुछ नहीं तो 20 करोड़ 30 करोड़ रुपया अगर वो हफ्ता दिया है तो वो प्रोजेक्ट को दाम बढ़ाएगा ना। तो देश का नुकसान हो रहा है, वहां पर महंगाई बढ़ेगी। और इसी तरीके से जो जीएसटी मोदी जी लेके आए हुए, हर चीज पे जीएसटी लगा रहे हैं, क्योंकि सरकार को आमदनी नहीं होती है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, टैक्स नहीं आ रहा है। तो कैसे नहीं आ रहा है? तो कॉर्पोरेट टैक्स तो खुद ही मोदी जी ने आधा कर दिया पहले, अपने मित्रों को खुश करने के लिए। जहां तो अच्छा खासा मतलब टैक्स आया करता था सरकार को, दूसरे मोदी जी के राज में जो मिडिल क्लास है, जो इनकम टैक्स देता है, पर्सनल इनकम टैक्स, वो घट के आधा हो गया है। तो जो पर्सनल इनकम टैक्स 11 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा सालाना आय होती थी सरकार की यूपीए के जमाने में 2014 के पहले, अब वो घट के मुश्किल से 4 लाख 4.5 लाख करोड़ रह गई, क्योंकि आमदनी घट गई है। तो मिडिल क्लास जो है वो मतलब समझ लीजिए कि आधा जो मिडिल क्लास था वो गरीब बन गया है, वो टैक्स नहीं दे सकता। तो अब मोदी जी क्या करेंगे? तो सरकार को टैक्स कहां से आएगा? तो जीएसटी बढ़ाते जा रहे हैं। तो जीएसटी कौन देता है? गरीब आदमी देता है, क्योंकि उन्हीं की आबादी ज्यादा है ना। अब एक अमीर आदमी वो 4 पीस ब्रेड खाएगा, है ना, वही गरीब आदमी भी 4 पीस ब्रेड खाएगा। तो जितना जीएसटी एक अमीर आदमी दे रहा है उतना ही गरीब आदमी भी दे रहा है। एक वो मोबाइल खरीदेगा अमीर आदमी, जितना जीएसटी दिया, वैसे ही एक गरीब आदमी भी अगर मोबाइल खरीदेगा वो भी उतना ही जीएसटी देगा। तो देश में आज के डेट में 95% लोग गरीब में आते हैं। तो मतलब जीएसटी जो है गरीबों के जेब से लिया जा रहा है। तो ये चीज सब दिखता है। तो कुल मिला के बता दीजिए कि कोई देश चलाना है, उसमें अगर आप मोदी को कितना आप उसमें नंबर दोगे, तो ये सब चीज समझ में आता है इससे कि मोदी जी की हालत तो मतलब बहुत ही खराब प्रधानमंत्री साबित हुए मोदी जी। तो कोई पूछेगा कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान कौन, तो आप बता सकते हैं।